नमस्कार, होनबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का थमा प्रचार। कल 40 विकास खंडों में दूसरे चरण का होगा मतदान। 5033 पदों के लिए होगी वोटिंग। 14,751 प्रत्याशियों के भाग्य का होगा फैसला। मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए अलर्ट भी किया जारी। राज्य निर्वाचन आयोग भी बरत रहा है विशेष सतर्कता। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर 5033 पदों के लिए कल वोटिंग होगी, जिसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 14,751 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला भी होगा और इस दौरान विभाग की ओर से तैयारियां की गई। मौसम विभाग ने कई जिलों में इस दौरान बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। ऐसे में विशेष सतर्कता बरती जाएंगी और राज्य निर्वाचन आयोग ने इसको लेकर तैयारियां भी कर ली है। और संवाददाता अमित रतूड़ी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमित, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह की तैयारियां देखने में नजर आने लगी है? देखिए, अगर हम बात करें विशाल की दूसरे चरण का मतदान कल होना है, उसको लेकर तैयारियां जो हैं निर्वाचन आयोग की तरफ से संपूर्ण तैयारियां कर ली गई हैं। और इसके तहत अगर हम बात करें दूसरे चरण का जो मतदान होना है, इसमें करीब 14,000 से अधिक प्रत्याशी हैं जो विभिन्न पदों के लिए उठे हुए हैं, चाहे जिला पंचायत बात हो, क्षेत्र पंचायत हो, ग्राम पंचायत हो, इनके लिए उठे हुए हैं। तो इनके भाग्य का फैसला भी कल होगा और 31 तारीख को जो रिजल्ट जो आएगा 31 जुलाई को, जिसमें कि पहले चरण और दूसरे चरण का यानी जो कल जो मतदान हो, दूसरों का रिजल्ट 31 तारीख को आएगा। तो उस दिन पता चलेगा कि किस जिला पंचायत में कौन सी पार्टी के समर्थक प्रत्याशी जीते हैं, कौन हारे हैं। लेकिन तैयारियों की बात करें तो मुझे तैयारियां निर्वाचन आयोग की तरफ से कर ली गई है। साथ ही साथ जिस तरीके से मौसम विभाग ने पूर्वानुमान भी जताया है 28 तारीख को लेकर कि राज्य के कई जगहों पर जो है भारी से बहुत अधिक भारी बारिश की संभावना है, तो उसको लेकर भी निर्वाचन आयोग ने संबंधित जिला अधिकारियों के साथ को दिशा निर्देश जारी किए हैं। राज्य आपदा प्रबंधन विभाग को निर्देश जारी किए हैं कि कहीं पर भी अगर कोई अप्रिय घटना होती है तो उसको वहां पर जल्द से जल्द, चाहे रोड ब्लॉक की समस्या हो या फिर अन्य चीजें हो, तो उसको लेकर तुरंत सुचारू किया जाए विशाल। लेकिन ऐसे में अमित, किस तरह का उत्साह भी देखने को नजर आएगा वोटरों का, और क्या माना जाए, क्योंकि मौसम विभाग ने भी कहा है कि मौसम बिगड़ा रहेगा, तो उसके लिए क्या कुछ इंतजाम देखने को मिल रहे हैं? देखिए, जिस तरीके से ग्राम का चुनाव होता है, छोटी इकाई होती है, लेकिन चुनाव चाहे विधानसभा का हो, लोकसभा का हो, लेकिन जनता में हम बात करें, मतदाताओं में उत्साह देखने को मिला और उसी का नतीजा रहा कि जो पहले चरण का जो चुनाव संपन्न हुआ था उसमें 68% मतदान हुआ था। जिस तरीके से मानसून में कयास लगाया जा रहा था, मानसून चल रहा है, लगातार सड़कें अवरुद्ध हो सकती हैं, लोग घरों से बाहर नहीं निकलेंगे। ऐसे में अब उम्मीद यही जताई जा रही है कि कल का जो चुनाव होगा दूसरे चरण का, वहां पर भी मतदान करीब 68% के आसपास हो या उससे अधिक हो, ताकि जो ओवरऑल जब इसका राज्य निर्वाचन आयोग परीक्षण कराएगा कि ओवरऑल कितना मतदान हुआ है, क्योंकि 2019 में जब चुनाव हुए थे तो 69 पॉइंट समथिंग करीब 69% के आसपास अगर बात करें मतदान हुआ था। तो ऐसे में राज्य निर्वाचन आयोग उम्मीद ये जता रहा है कि जहां मानसून का समय चल रहा है, लेकिन उम्मीद ये लगा रखा है राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से कि मतदान का प्रतिशत जो है वो बढ़ेगा, जिसको लेकर उन्होंने तैयारी भी की थी। लोगों को जागरूक भी किया गया था, वोटरों को घर से बाहर निकालने को लेकर भी लगातार जगह समाचार पत्रों के माध्यम से या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया था। मतदान के प्रति उनको अगर हम बात करें तो उत्साह अधिक से अधिक हो, वहाँ पर लोग वोटिंग करें, तो उसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बिल्कुल अमित, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। धर्मांतरण मामले में देहरादून पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। दून पुलिस की जांच में इस नेटवर्क के तार पाकिस्तान और दुबई से जुड़े होने का खुलासा हुआ है। वहीं इस पूरे मामले में पुलिस अब तक 2 मुकदमे दर्ज कर चुकी है, जिसमें 6 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। जबकि पुलिस ने धर्मांतरण कराने वाले गिरोह के चुंगल से 2 लड़कियों को भी रेस्क्यू किया है। बता दें कि उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण के चर्चित छांगुर केस जैसा एक मामला अब उत्तराखंड में भी देखने को मिला है, जिसमें 18 जुलाई को दून पुलिस ने पहली एफआईआर दर्ज की थी, जिसके तार उत्तर प्रदेश के आगरा से जुड़े हुए हैं। इस मामले में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड पुलिस दोनों ही साथ मिलकर जांच कर रही है, जिसके आधार पर अब तक कई बड़े खुलासे भी हो चुके हैं। मैं समस्त देशवासियों से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने बच्चों को धर्म से रिलेटेड नॉलेज दें, उनसे जुड़े रहिए, उनकी सारी जितनी भी अच्छी बुरी मतलब आदतें उन पे नज़र रखिए, कोई किसी गलत ट्रैप में ना फंसे।
और माँ बाप अपने बच्चों के साथ जितना क्लोज कनेक्शन बना के रखे इन अ गुड वे उतना ज़्यादा अच्छा है, और अपने बच्चियों को बचाएं गलत चीज़ों से। इंस्टा और फेसबुक पर बहुत सारे हमारे युवा हैं और वो जब सर्च करते हैं इस तरह से, जब उन्हें लगता है कहीं पे किसी ने सर्च किया तो आपने देखा होगा कि वो सब पॉप करने लगता है, उसी तरह के सजेशन में फ्रेंड्स आने लगते हैं। तो फिर जब इन्होंने देखा और उन लोगों को लगा कि ये कोई इंटरेस्टेड है तभी हमें सर्च कर रहा है, तो जब ये फिर खुद से संपर्क करते हैं। जैसे कि मरियम ने भी बताया, सुमैया ने भी बताया कि जैसे ही ऐसा होता है तो जैसे किसी का फ़ोन आ जाता है, वो कहता है कि अच्छा आप कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, तो ऐसे वो इंस्टा पे बातें भी करने लगते हैं, उस पर चैट शुरू हो जाता है। हाँ, इसीलिए मैं इसमें ऐड करना चाह रहा था कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम इन्वेस्टिगेशन जब प्राइमरी स्टेज में करते हैं तो हम इसे एक सिर्फ धर्मांतरण के रूप में एक ऑर्गेनाइज नेटवर्क देख रहे हैं। कहीं ना कहीं हवाला ट्रांजैक्शंस में भी अभी जैसे बहुत कम ट्रेल के पैसे मिले हैं, क्या पता वो ज़्यादा हो सकते हैं कि इंडियन को टच किया फिर दुबई गया, दुबई से पाकिस्तान चला गया। थर्ड, मैंने कहा कि नेशनल सिक्योरिटीज़ के इशू होते हैं जो हमारे बहुत ही आपने देखा होगा कि कभी कभी हम ब्रेन वॉश करके किसी न किसी को किसी टेररिस्ट एक्ट में, किसी नेगेटिव एक्ट में यूज़ कर लेते हैं। तो ऐसे देखे गए इंसिडेंट पहले भी ऐसे हुए हैं। तो अभी मैंने कहा कि बहुत प्राइमरी स्टेज है, इसमें इन्वेस्टिगेटिंग है, जैसे हमारी भी टीम काम कर रही है, आगरा पुलिस की भी काम कर रही है लगातार इसमें, तो 2 पुलिस इसमें लगातार काम कर रही है। तो ऐसे कुछ अभी ट्रेसेस अगर आते हैं तो डेफिनेटली उसमें गोपनीयता को देखते उसमें आगे काम किया जाएगा। बट अभी प्राइमरी स्टेज पर ऐसी कोई चीज़ हमें नहीं मिल पाई है। मे बी फर्दर अगर ऐसी कोई चीज़ आती है तो। और समय था योगेश आर्य हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। योगेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह का ये मामला भी था और पुलिस ने क्या कार्रवाई की है इसमें? देखिए विशाल, उत्तराखंड में भी धर्मांतरण से जुड़े मामले का खुलासा हुआ है। पाकिस्तान और दुबई से इसके तार जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। हालांकि मुकदमा दर्ज करने के साथ ही 6 आरोपियों की इसमें गिरफ्तारी हुई है। पुलिस की अगर बात करें तो पुलिस ने इसमें जो है धर्मांतरण गिरोह के चंगुल से 2 लड़कियों को भी रेस्क्यू किया है। और उत्तर प्रदेश की जो धर्मांतरण चर्चित छांगुर बाबा है उनसे जो है जुड़ा मामला भी देखा जा रहा है। 28 जुलाई को दून पुलिस को पहली एफआईआर दर्ज की थी, जिसमें जो तार जो है उत्तर प्रदेश के आगरा से जुड़े हुए मिले। उसके बाद जो है पुलिस ने उत्तराखंड पुलिस और उत्तर प्रदेश में जांच संयुक्त रूप से जारी की और उसको लेकर के लगातार जो है धर्मांतरण के मामले पर जांच की गई। तो प्रथम ये माना गया कि जो लूडो गेमिंग ऐप है उसके जरिए जो है युवतियों को शिकार बनाया जाता है, जो उसमें खेलती हैं उनको, और जो अक्सर अपने परिवार से अलग रहती हैं उनका माइंड वॉश करके उनको जो है यूसीसी के बारे में तरह तरह की बातें बताकर उनको जो है इस तरह के ब्रेन वॉश किया जाता है कि आप दिल्ली आइए, आपको जो है तमाम चीजें उपलब्ध कराई जाएंगी। यानी कि इस तरह के मामले को लेकर के धर्मांतरण का पूरा ये मामला सामने आया और इस पर जब एफआईआर दर्ज हुई, पूरी जांच की गई, तो 2 लड़कियों को रेस्क्यू किया गया है और उसके आगे की जांच भी की जा रही है। माना जा रहा है 6 के साथ साथ अलग दुबई और पाकिस्तान से भी नेटवर्क जुड़ा हो सकता है। पुलिस हर पहलुओं पर जांच कर रही है। योगेश, अभी कितने लोगों की गिरफ्तारी हो पाई है और क्या पुलिस को लग भी पा रहा है कि कहां कहां तक इनके तार जुड़े हुए हैं? देखिए, जिस तरह से प्रथम दृष्टया ये मामला आगरा से जुड़ा नजर आया, उसके साथ ही जो है छांगुर बाबा जो चर्चित हैं, जो धर्मांतरण के मामले में एक बड़ा नेटवर्क सामने आया उत्तर प्रदेश में, उससे भी जुड़े हुए तार नजर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो ऑनलाइन गेमिंग है उसके जरिए जो है जो युवतियां वहां पर गेमिंग खेलती हैं उनको बातें करना, उनको के बारे में जानना, उसके बाद उनको फैला फुसला कर जो है धर्मांतरण कराना, पैसे का लालच देना, और उसके साथ साथ जो है जिस तरह से उत्तराखंड में यूसीसी लागू हुआ है, यूसीसी के प्रावधानों के बारे में तरह की बातें करके उनको उनका ब्रेन वॉश करके उनको दिल्ली के लिए प्रेरित करना, दिल्ली बुलाना, तो इस तरह के पूरे मामला नजर आया। जिसके बाद एफआईआर दर्ज की गई और एफआईआर दर्ज करने के साथ साथ पुलिस ने जो है इस पूरे मामले पर जो है आगे की जांच की। तो निश्चित तौर पर 6 को अभी तक गिरफ्तार किया और माना जा रहा है कि दुबई और पाकिस्तान से इसके नेटवर्क जुड़े हैं। पुलिस हर पहलू पर जांच कर रही है और माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में और गिरफ्तारी और बड़ा खुलासा भी हो सकता है। बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के पशुधन और दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने स्वच्छता को लेकर खास संदेश दिया है। दरअसल मंत्री धर्मपाल ने हरिद्वार में सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश के वीआईपी घाट पर सफाई अभियान चलाया। इस मौके पर उन्होंने खुद झाड़ू लगाकर घाट की सफाई की और श्रद्धालुओं को स्वच्छता के प्रति जागरूक भी किया। मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत मिशन को धरातल पर उतारने के लिए हर नागरिक को अपने आसपास सफाई रखनी चाहिए। जहाँ जल है वहाँ शिव है और जहाँ शिव है वहाँ कल्याण है। आज हरिद्वार ये तीर्थ स्थल है, तीर्थ नगरी है। देश के ही नहीं दुनिया के लोग आते हैं और जहाँ भीड़ इकट्ठी होती है तो कुछ ना कुछ गंदगी जैसी हो ही जाती है।
तो आज योगी सरकार की ओर से इस BVIP घाट पर और अन्य स्थलों पर स्वच्छता हो। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भी प्रधानमंत्री की पद शपथ लेते ही पद की और सफाई का एक अभियान चलाया। आज उसी का परिणाम है कि हमारा देश आर्थिक इकोनॉमी में तीसरे स्थान पर आने जा रहा है और दुनिया के देशों में सभ्य देश, आगे जाने वाला देश। देखिए, दो तीन चीज़ें होती हैं। जहाँ स्वच्छता होती है वहाँ ईश्वर का वास होता है। जहाँ ईश्वर का वास होता है वहाँ सद्विचार होते हैं और जहाँ सद्विचार होते हैं वहाँ विकास होता है। 22 जुलाई को होने वाली मतदान प्रक्रिया को लेकर पुलिस ने अब कमर कस ली है। उधम सिंह नगर के काशीपुर और जसपुर विकास खंडों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के तहत मतदान होना है। इसे शांतिपूर्वक और निष्पक्ष रूप से कराने के लिए पुलिस और प्रशासन ने मोर्चा संभाला हुआ है। इसी क्रम में SP काशीपुर अभय सिंह की अगुवाई में मुरादाबाद रोड स्थित कृषि उत्पादन मंडी समिति परिसर में पुलिस ब्रीफिंग का आयोजन किया गया। ब्रीफिंग में काशीपुर, कोतवाली समेत कई थानों की पुलिस भी तैनात रही। देखिए, लोकतंत्र में प्रत्येक वोट का महत्व है। कोई भी व्यक्ति जो मतदान केंद्र पर जाता है वो भयमुक्त होकर के जाए और अपने मन से जिस किसी भी उम्मीदवार को उसके द्वारा मतदान में भाग लेकर के मत दिया जा रहा है उसके लिए वो स्वतंत्र है। अगर कोई व्यक्ति किसी को प्रभावित करने के लिए जोर जबरदस्ती करने या किसी भी तरीके की पैनिक करने की कोशिश करेगा या मतदान केंद्र पे किसी भी तरीके की गड़बड़ी फैलाने की कोशिश करेगा तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति के विरुद्ध हमारे द्वारा सख्त कार्य। मंगलोर क्षेत्र में एक पेट्रोल पंप पर ताबड़तोड़ फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल फुटेज में एक युवक को तमंचे से हवा में गोलियां चलाते हुए देखा जा सकता है। घटना टिकोला गांव स्थित पेट्रोल पंप पर 16 जुलाई 2025 की बताई जा रही है। फायरिंग के दौरान पेट्रोल पंप पर अफरा तफरी मच गई है और लोग इधर उधर भागते हुए भी नजर आ रहे हैं। कोतवाली प्रभारी शांति कुमार गंगवार ने बताया है कि अब CCTV फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस वीडियो की सत्यता, संदिग्धता की पहचान और घटना के कारणों की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के बाद अब प्रदेश में स्कूल भवनों के साथ साथ स्कूल बसों की भी सुरक्षा व्यवस्था पर सरकार फोकस कर रही है। देहरादून में RTO कार्यालय ने इस संबंध में एक विशेष ऑडिट प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी कर ली है। RTO प्रशासन संदीप सैनी के मुताबिक जिन स्कूलों में बसें पंजीकृत हैं वहां विभाग की विशेष टीमें जाकर तय मानकों के आधार पर हर पहलू की बारीकी से जांच करेगी। यदि किसी स्कूल की बसें सुरक्षा मानकों पर खड़ी नहीं उतरती तो उन्हें पहले नोटिस जारी किया जाएगा और फिर जरूरत पड़ने पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्कूल में बिल्डिंग्स के लिए जो ऑडिट का निर्णय लिया है उसी के क्रम में हमने जो जितनी भी स्कूल की जो बसेस होती हैं या स्कूल में जो वाहन प्रयोग किए जा रहे हैं उसके लिए एक ऑडिट फॉर्म तैयार किया है। हमारी टीम्स जिस भी स्कूल में बसें रजिस्टर्ड हैं उनमें उस ऑडिट फॉर्म के हिसाब से सारे मानक चेक किए जाएंगे कि उन मानकों के अनुसार चल रही नहीं चल रही, नहीं तो उन स्कूल को नोटिस दिया जाएगा और उनके परमिट के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। हमारा ऑडिट फॉर्म जो है वो लगभग तैयार हो गया है। उसके बाद फिर हम अपनी टीम्स को ऑडिट के लिए भेजेंगे सभी स्कूल। वर्ष 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था जो लगभग 60 दिनों तक चला और 26 जुलाई के दिन उसका अंत भी हुआ और इसमें भारत की जीत हुई और इस दिन को हर साल कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता रहा है। देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में CM धामी ने जहां जवानों की तारीफ की तो वहीं उनको दी जाने वाली सुविधाओं पर जोर दिया तो वहीं कांग्रेस को निशाने पर भी लिया गया। कारगिल विजय दिवस के मौके पर देहरादून में कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें CM धामी ने कारगिल युद्ध के वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी, शहीदों को याद किया गया, साथ ही वीरांगनाओं को भी सम्मानित किया गया। CM धामी ने कहा कि कारगिल की घाटियों, पहाड़ियों और हवाओं में भारतीय सेना के रणबंकरों का शंखनाद आज भी उसी वेग में गूंज रहा है। वहीं सैनिकों ने तिरंगे को सिर पर बांधकर ऐसी हुंकार भरी थी कि दुश्मन कांप उठे थे। कारगिल की विजय गाथा उत्तराखंड के वीर जवानों की चर्चा के बिना अधूरी रहेगी।
इस युद्ध में 537 वीर सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए, जिसमें उत्तराखंड के 75 वीर सपूत थे। वीरता, उत्कृष्ट रणनीति, अद्वितीय पराक्रम और अपार धैर्य का परिचय देते हुए दुश्मन को खदेड़ कर भारत को विजय दिलाई थी। भाइयों बहनों, कारगिल की विजय गाथा उत्तराखंड के वीर जवानों की चर्चा के बिना अधूरी रहेगी। इस युद्ध में जैसा हमारे सभी वक्ताओं ने बताया, 537 भारतीय सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए, जिनमें वीर भूमि उत्तराखंड के भी 75 भारतीय सपूतों ने, बहादुर सपूतों ने भारत माता की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया था। हम कभी महावीर चक्र से अलंकृत मेजर विवेक गुप्ता और मेजर राजेश अधिकारी की वीरता को नहीं भूल सकते, जिनके रण कौशल और पराक्रम की गूंज आज तक तोलोलिंग की चोटियों में सुनाई देती है। और न ही हम शशि भूषण घिल्डियाल, राजेश शाह, खुशीमन गुरुंग, रुपेश प्रधान, कश्मीर सिंह, ब्रजमोहन सिंह, अनुसुईया प्रसाद, कुलदीप सिंह और ए.के. सिन्हा जैसे वीरों की वीरता को भूले हैं, जिन्होंने मां भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया। ऐसे वीरों के बलिदान की अमर गाथाएं आज भी हमारे युवाओं को राष्ट्र की रक्षा के लिए प्रेरित करती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। सीएम धामी ने कहा कि आज प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारी सेना आत्मनिर्भर बन रही है। हमारे हथियार अन्य देशों की सेना से कई गुना बेहतर है। आज का भारत गोली का जवाब गोलों से देता है। कारगिल के अमर सैनिकों की वीर गाथा युवाओं को राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित करती है। अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में हमने कारगिल का युद्ध मैदान में भी जीता है और टेबल पर पीसीएम ने कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए कहा कि 2004 से 2009 तक कार्यकाल के बीच कांग्रेस की सरकार ने कभी कारगिल विजय दिवस नहीं मनाया। पूर्ववर्ती सरकारों ने भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम को भी अपने राजनीतिक संकीर्ण स्वार्थों के चलते उस दृष्टि से देखने का काम किया। आपको जानकारी, यह हैरानी होगी आपको जानकर कि 2004 से लेकर 2009 तक के अपने कार्यकाल के दौरान कांग्रेस की सरकार ने कभी कारगिल विजय दिवस नहीं मनाया, क्योंकि वो विजय एक ऐसी विजय थी, देश की आजादी के बाद जितने भी युद्ध हुए, हर युद्ध हमारी सेना ने शौर्य और पराक्रम से जीते, क्योंकि हमारी सेना हमेशा से दुनिया की सबसे बहादुर सेनाओं में से एक सेना थी। हमेशा हमारी सेना बढ़ चढ़कर युद्ध के मैदान में अपना बलिदान देकर युद्ध के मैदान में जीत जाया करती थी। लेकिन भाइयों बहनों, युद्ध के मैदान में जीता हुआ युद्ध हम टेबल पर हार जाया करते। पहला युद्ध था श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में, कि वो युद्ध सेना ने मैदान में भी जीता और अटल जी के नेतृत्व में हमने टेबल पर भी उस युद्ध को जीता। सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड सरकार भी सैनिक कल्याण के लिए प्रतिबद्ध होकर कार्य कर रही है। सैनिक में वीरता पुरस्कार पाने वाले सैनिकों की अनुग्रह राशि में अभूतपूर्व वृद्धि की गई है। अब शहीद सैनिकों के परिवार को 50 लाख रुपए की अनुग्रह राशि प्रदान की जा रही, जो पहले की 10 लाख रुपए की राशि से 5 गुना अधिक है। परमवीर चक्र विजेताओं को दी जाने वाली अनुदान राशि में 3 गुना वृद्धि करने का निर्णय लिया गया है। इस निर्णय के तहत अब परमवीर चक्र से अलंकृत सैनिकों को 50 लाख की जगह 1.5 करोड़ की अनुदान राशि प्रदान की जाएगी। शहीदों के परिवार में एक सदस्य को सरकारी नौकरी समायोजन का निर्णय लिया गया है। आवेदन करने की सीमा को बढ़ाकर 5 वर्ष किया गया है। बलिदानियों के परिवार वालों को बस में फ्री यात्रा की सुविधा दी जा रही है। आज देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार निर्णय लिए जा रहे हैं। हमारी सरकार भी उत्तराखंड में, क्योंकि उत्तराखंड वैसे भी एक सैनिक बाहुल्य प्रदेश है और लगातार सैनिकों के उत्थान के लिए काम करना हमारा परम कर्तव्य है। उसी को ध्यान में रखते हुए हमारे जो वीर जवान थे
उनके बलिदानियों को मिलने वाली अनुग्रह राशि को हमने 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए किया है। इसी प्रकार परमवीर चक्र विजेताओं को 50 लाख रुपए से बढ़ाकर 1.5 करोड़ रुपया करने का भी हमने ये घोषणा की थी और उसका आप शासनादेश कर दिया है। इसी प्रकार आज जगह जगह पर हमारे सैनिक विश्राम गृह हैं, ACHS के केंद्र हैं, सैनिकों के कल्याण के लिए अनेक प्रकार के कार्यक्रम हम चला रहे हैं। आज हमने घोषणा करी है नैनीताल में और चमोली में ACHS और सैनिक विश्राम गृह बनाए जाएंगे। अन्य भी जो मांगे उनके लिए आएंगी, उसके लिए हम प्रतिबद्ध होकर काम करेंगे, हमारी प्राथमिकता होगी। कारगिल दिवस पर प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने कई घोषणाएं की। सीमांत जनपद चमोली के कालेश्वर में ECHS और विश्राम गृह बनाया जाएगा। नैनीताल में सैनिक विश्राम गृह बनाया जाएगा। उपनल के माध्यम से नौकरी के लिए पूर्व सैनिकों को विदेश भेजा जाएगा। शहीद सैनिकों के सम्मान में देहरादून में सैन्य धाम का निर्माण किया जा रहा है। उत्तराखंड को देवभूमि के साथ वीरों की भूमि भी कहा जाता है, क्योंकि उत्तराखंड राज्य एक सैनिक बाहुल्य प्रदेश है। हर घर से सेना में सेवा देने का यहाँ युवाओं का जज्बा रहा है। कारगिल दिवस आज है और आज ही के दिन सेना ने अपना पराक्रम दिखाया था और ऐसे में दुश्मनों के छक्के भी छुड़वा दिए थे और आज इसी को लेकर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद भी पहुंचे हुए हैं। आपको तस्वीरें दिखाने चाहेंगे कि शौर्य स्थल पर हम लोग मौजूद हैं। यहाँ पर गांधी पार्क में कार्यक्रम किया गया है, जहाँ पर तमाम जो लीडर्स हैं वो पहुंचे हुए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए हैं, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी पहुंचे हुए हैं, खजानदास जी पहुंचे हुए हैं और राज्यसभा सांसद नरेश बंसल और साथ ही सविता कपूर जो कि विधायक है कैंट से, वो भी पहुंची हुई हैं। और इस दौरान उत्तराखंड के शान सैनिकों का सम्मान नाम से आज का ये कार्यक्रम रखा गया है और इस कार्यक्रम में ये भी देखा जा रहा है कि बढ़ चढ़कर के जो सैनिक है, जो उनके परिजन है, उन्होंने भाग लिया है। और ये भी कहा गया है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये कहा है कि परमवीर विजेता जो चक्र से सम्मानित व्यक्ति हैं, जो सैनिक है, अब उनको अनुग्रह जो राशि है वो 1.5 करोड़ रुपए तक की कर दी गई है। यानी कि पहले के 30 लाख थी, फिर इसको कैबिनेट ने बढ़ाकर 50 लाख किया और अब 1.5 करोड़ तक कर दिया गया है। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सराहना भी सैनिक और उनके परिवार करते हुए नजर आ रहे हैं कि सैनिकों के परिजनों के लिए एक अच्छा निर्णय लिया गया है और आज का खास कार्यक्रम भी इसलिए किया गया है ताकि आने वाले समय में सैनिकों को सम्मान किया जा सके, सैनिकों के लिए कार्य किया जा सके। और इसी के तहत आज गांधी पार्क में यह कार्यक्रम भी किया हुआ है और तमाम लोग इस कार्यक्रम में शामिल भी हुए हैं। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।